सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 7 सॉवरेनिटी। और सॉवरेनिटी का हमने हाफ फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया था और हम आज स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। इसमें मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या कवर किया था। लेट्स सी। तो देखो, यूनिट 7 आपका ये ओपी गाबा से ही मैं पढ़ा रही हूँ। और हमने मीनिंग ऑफ सॉवरेनिटी कंप्लीट किया था। इसी के अंडर हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ा था। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में हमने हॉब्स, लॉक, रूसो पढ़ लिया था, जीन बॉडिन पढ़ लिया था, जीन ऑस्टिन और जॉन ऑस्टिन पढ़ लिया था। इन सब का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये सारे सॉवरेनिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये पहला पार्ट जो है वो तो बिल्कुल भी मिस मत करना, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर आज हम कवर करने वाले हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी, एस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी एंड कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो कोशिश करेंगे कि आज की वीडियो में पूरा यूनिट 7 का कवर हो जाए और फिर हम यूनिट 8 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जो हमारी क्लास है वो पूरी बाइलिंगुअल रहेगी। इंग्लिश में आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन मैं साथ ही साथ हिंदी में समझाऊंगी और बहुत सारे वर्ड्स आपको हिंदी में ट्रांसलेट भी कर दूंगी, ताकि जो हिंदी मीडियम वाले अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी समझ आ जाए। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉवरेनिटी यानी कि सॉवरेनिटी के कुछ, संप्रभुता की कुछ विशेषताएं हैं। 5 विशेषताएं हैं स्पेसिफिकली। तो 5 में से जो पहली है वो है एब्सोल्यूटनेस। एब्सोल्यूटनेस क्या होता है? मतलब कि अल्टीमेट, ठीक है, जो अपने आप में ही पूर्ण हो, जिसको नकारा ना जा सके, जो सुप्रीम हो। ठीक है, तो जब बोलते हैं ना एब्सोल्यूट पावर है, तो वैसे सॉवरेनिटी क्या होती है? एब्सोल्यूट होती है। ठीक है, तो उस पर मतलब हम पूरी तरीके से हमारे पास ही है सॉवरेनिटी की पावर। ठीक है, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता, वो अल्टीमेट है, वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। देन परमानेंस। परमानेंस से आप याद कर सकते हो परमानेंट। ठीक है, तो परमानेंट होती है सॉवरेनिटी, यूनिवर्सल होती है। ठीक है, देन इनएलिनेबल होती है। लेकिन इनएलिनेबल का यहाँ पे क्या मतलब है? यानी नॉन ट्रांसफरेबल। ठीक है, तो सॉवरेनिटी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। देन इंडिविजिबल है, इसको हम अलग अलग भागों में तोड़ नहीं सकते। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको समझते भी हैं। जैसे एब्सोल्यूटनेस पहला अगर मैं देखूं, तो जीन बॉडीन जो है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी पढ़ाए थे, सॉवरेनिटी के बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मतलब क्या होता है? सपोर्टर। तो सॉवरेनिटी जो वो जीन बॉडीन का ये कोट है कि सॉवरेनिटी जो है वो एब्सोल्यूट होती है और परपेचुअल पावर होती है। एब्सोल्यूट यानी कि मैंने आपको जैसे बता ही दिया क्या होता है एब्सोल्यूट, और परपेचुअल यानी कि जो हमेशा हमेशा रहे, परमानेंट हो। ठीक है, तो ये परपेचुअल पावर है सॉवरेनिटी और एब्सोल्यूट पावर है। ठीक है, इस पावर को कोई नकार नहीं सकता। ऑफ कमांडिंग इन अ स्टेट, तो किस चीज़ की पावर है? पावर है कमांड करने की। ठीक है, अथॉरिटी जमाने की। सॉवरेनिटी इज रिगार्डेड एज एब्सोल्यूट बिकॉज इट कैन नॉट बी लिमिटेड। तो इसको हम एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं? एक तो मैंने आपको मीनिंग तो बता ही दिया, साथ ही साथ आप साथ साथ पढ़ भी सकते हो और अच्छे से समझ आ जाएगा। क्योंकि इस पर कोई किसी भी तरीके की हम लिमिटेशन नहीं लगा सकते, सॉवरेनिटी को हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, कोई भी सुपीरियर पावर सॉवरेनिटी के खिलाफ नहीं जा सकती, कोई भी अथॉरिटी सॉवरेनिटी को चैलेंज नहीं कर सकती। इसलिए सॉवरेनिटी क्या है? एब्सोल्यूट है। ये इसकी एक पहली विशेषता है। और जो सॉवरेन है, सॉवरेन कौन? सॉवरेन यानी कि सॉवरेनिटी को चला रहा है, जो संप्रभुता को चला रहा है, यानी कि रूलर। ठीक है, तो जो गवर्न कर रहा है, जिसके पास सॉवरेनिटी है, वो सॉवरेन हो गया। तो जो विल है सॉवरेन की, यानी कि जो इच्छा है सॉवरेन की, वो राइन्स सुप्रीम इन द स्टेट। तो जो सॉवरेन की जो इच्छा है वो सबसे सर्वप्रिय मानी जाएगी स्टेट में। ठीक है, जो सॉवरेन ने बोल दिया वो सबसे ऊपर है, क्योंकि सॉवरेनिटी किसके पास है? सॉवरेन के पास, रूलर के पास। द सॉवरेन में ऑफ हिज ओन विल, तो सॉवरेन जो है अपनी मर्जी से ड्यू रिगार्ड दे सकता है मोरल प्रिंसिपल्स को, कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को और पब्लिक ओपिनियन को। ठीक है, तो अगर सॉवरेन चाहे, यानी कि रूलर, या जब भी मैं सॉवरेन बोलूँ यानी कि रूलर, जिसके पास सॉवरेनिटी है, जो संप्रभु है। ठीक है, तो वो चाहे तो अपनी मर्जी से मोरल प्रिंसिपल्स बना सकता है, कस्टम्स बना सकता है, ट्रेडिशंस बना सकता है, पब्लिक ओपिनियन भी, पब्लिक ओपिनियन से रिलेटेड भी लॉज बना सकता है। लेकिन वो किसी भी अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि ये हमें दायित्व हो इसका, हमारी प्रति अकाउंटेबल हो। तो ये, लेकिन जो सॉवरेन है, क्योंकि वो एब्सोल्यूट है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये जीन बॉडिंग के हम पूरा व्यू पढ़ रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल और ग्रुप। ठीक है, तो किसी भी अथॉरिटी को, चाहे वो अथॉरिटी इंडिविजुअल के पास हो, चाहे वो अथॉरिटी किसी ग्रुप के पास हो, तो किसी के तरफ भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो वो चाहे तो इन सब से रिलेटेड कानून बना भी सकता है, और ना चाहे तो ना भी बनाए, उसको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होगा। सिमिलरली अगर सॉवरेन चाहे तो वो इंटरनेशनल लॉ को माने, उसकी मर्जी है, ना माने तो भी उसकी मर्जी है। वो इस पे कोई बाध्य नहीं है कि उसको ओबे करना ही पड़ेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को। तो सॉवरेनिटी का मतलब ही होता है, जैसे हम इंडिया जो है सॉवरेन है, तो अगर वो चाहे तो किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन भी सकता है, ना चाहे तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को नकार भी सकता है। सिंपल। ठीक है, एब्सोल्यूटनेस ऑफ सॉवरेनिटी इज द लॉजिकल आउटकम ऑफ इस लीगल करेक्टम। क्योंकि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट क्यों है? क्योंकि वो लीगल है, लॉजिकल है।
ठीक है, ये दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो आपको जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, हेजर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, उसमें यह हेल्प करेगा। जहाँ पे फैक्ट्स आएंगे मैं आपको फैक्ट्स भी याद करवा दूंगी। ठीक है, तो ये सॉवरेन को हम एब्सोल्यूट क्यों बोल रहे हैं, या सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट क्यों है, क्योंकि वो लॉजिकल है और वो लीगल करेक्टर है उसका। ठीक है, हमने कोई इलीगल तरीके से सॉवरेनिटी हासिल नहीं की है, इलीगल तरीके से हासिल की है, इसलिए हम उस पर हमारा पूरा अधिकार है। ठीक है, पॉलिटिकल स्पेयर में। नॉर इट वुड गवर्न द नॉन लीगल एक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स विद इन द स्टेट। इसलिए अगर स्टेट के अंदर कोई भी ग्रुप या कोई भी इंडिविजुअल नॉन लीगल एक्शंस कर रहा है या इलीगल एक्शन कर रहा है, तो वो उसको गवर्न नहीं कर सकता। देन परमानेंस देखिए, परमानेंस क्या है, परमानेंस ऑफ सुप्रीनिटी इज द कॉरलेरी ऑफ इट्स एब्सोल्यूटनेस। कॉरलेरी का मतलब होता है परिणाम। ठीक है, तो एब्सोल्यूटनेस का ही रिजल्ट है कि सॉवरेनिटी जो है वो परमानेंट होती है। ठीक है, क्योंकि सॉवरेनिटी एब्सोल्यूट है इसलिए वो परमानेंट है। ठीक है, देन बॉर्डिन जो है डिस्क्राइब करते हैं सॉवरेनिटी को कि सॉवरेनिटी एक परपेचुअल पावर है। परपेचुअल मैंने बताया जो हमेशा हमेशा के लिए रहती है, क्योंकि इफ पावर बी हेल्ड ओनली फॉर अ सर्टेन टाइम, क्योंकि अगर पावर को सिर्फ सीमित समय के लिए ही होल्ड किया जाए तो क्या होगा, इट डज नॉट मैटर हाउ लॉन्ग अ टाइम, कितने समय भी हो वो। ठीक है, इट इज़ नॉट अ सॉवरेन पावर। तो अगर कोई पावर है आपके पास, किसी भी प्रकार की पावर आपको कल को मिल जाती है और वो पावर लिमिटेड है, ठीक है, तो हम उसको सॉवरेनिटी नहीं बोलेंगे। ठीक है, या फिर वो पावर बहुत कम समय के लिए आपको मिली है। ठीक है, कुछ समय के लिए मिली है, चाहे फिर वो कितने ही समय के लिए मिला, चाहे आपको 10 साल के मिली हो, 12 साल के मिली, 12 साल के लिए मिली हो, 20 साल के लिए क्यों ना मिली हो, लेकिन अगर वो आपको एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिली है, तो वो पावर को आप कभी भी सॉवरेन पावर नहीं बोल सकते हैं, सॉवरेनिटी नहीं बोल सकते। ही हु होल्ड्स फॉर इट फॉर इज नॉट अ सॉवरेन। तो जो जिसके पास पावर लिमिटेड है या बहुत कम समय के लिए है, कितने भी समय के लिए, मतलब एक निश्चित समय के लिए जो पावर होती है वो सॉवरेनिटी नहीं होती, ऐसा जीन बॉर्डिंग कहते हैं। तो अगर आप कभी एजर्शन रीजनिंग या स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा तो आप सोचोगे अच्छा पावर का तो टाइम से कोई लेना देना नहीं होता, तो आप सही करके आ जाओगे। लेकिन अगर आपने यहाँ लॉजिक समझ लिया होगा तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देन तो याद रखना कि पावर जो है अनलिमिटेड समय के लिए होती है, हमेशा हमेशा के लिए होती है। तो सॉवरेन उसको उसी पावर को हम सॉवरेनिटी में काउंट करते हैं, बाकी पावर को जो पावर सीमित समय के लिए होती है उसको हम सॉवरेनिटी नहीं बोलते। इसलिए तो हम बोलते हैं कि जो पावर की क्या विशेष सॉरी सॉवरेनिटी की क्या विशेषता है, कि सॉवरेनिटी जो है परमानेंट होती है। ठीक है, तो परमानेंस ऑफ सॉवरेनिटी से ही हम स्टेट और गवर्नमेंट के बीच का अंतर पता लगा सकते हैं। अब आप सोच लो, जो स्टेट है, स्टेट हमेशा हमेशा के लिए रहता है, लेकिन जो गवर्नमेंट है यानी कि जो सरकार है, वो क्या हमेशा हमेशा रहती है, नहीं ना, वो हर 5 साल बाद बदलती है। तो गवर्नमेंट और स्टेट में यही अंतर है कि जो स्टेट को हम सॉवरेन बोलते हैं, गवर्नमेंट को आपने कभी सुना कि हम गवर्नमेंट को सॉवरेन बोलते हैं? नहीं ना, हमेशा हम ये बोलते हैं कि राज्य संप्रभु है, कभी हम ये बोलते हैं कि सरकार संप्रभु है, नहीं। तो क्यों, अब आपको ये मीनिंग समझ आ गया होगा, क्योंकि ये सॉवरेनिटी जो है परमानेंट होती है। ठीक है, फिर वही सब बातें यहाँ लिखी हुई हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये कि जो सॉवरेनिटी है वो परमानेंट तो होती है, पर वो इटर्नल नहीं होती। इटर्नल जो होता है यानी कि जो हमेशा हमेशा के लिए रहे। ठीक है, सॉवरेनिटी सिर्फ एक ही केस में ख़त्म की जा सकती है, उसका जो परमानेंस वाला जो करेक्टरिस्टिक है ना, कि सॉवरेनिटी जो परमानेंट है, उसको तभी वो जो परमानेंस वाला करेक्टरिस्टिक बस एक ही सिचुएशन में ख़त्म हो सकता है कि जब जो स्टेट है वो दूसरी स्टेट के साथ चला जाए। जैसे इंडिया को कल को फिर से ब्रिटिशर्स जो आके हमें कॉलोनी बना लेते हैं, तो जे हमारा जो इंडिया है वो सॉवरेन नहीं रहेगा। तो एक ही कंडीशन है, जब स्टेट जो है अपनी इंडिपेंडेंस ख़त्म कर देता है और उसको कोई दूसरा स्टेट का एक्वायर कर लेता है। एक स्टेट जो सॉवरेन स्टेट था उसके ऊपर कोई दूसरा स्टेट राज उसको कॉलोनी बना लेता है, तो उस पर सॉवरेनिटी उसकी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो परमानेंट तो है, पर वो एटर्नल नहीं है। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए मैंने बता दिया। अब बात करते हैं सॉवरेनिटी का तीसरा करेक्टरिस्टिक, यूनिवर्सैलिटी। ठीक है, यूनिवर्सैलिटी को हम हिंदी में जहाँ तक मुझे आइडिया है सार्वभौमिक कहते हैं, जो हर जगह मौजूद हो उसको हम यूनिवर्सैलिटी बोलते हैं। तो सॉवरेनिटी को हम यूनिवर्सल क्यों बोल रहे हैं, कि सॉवरेनिटी जो है यूनिवर्सल है, वो ऑल प्रिवेसिव है। ऑल प्रिवेसिव मतलब हर जगह पाई जाती है, ऑल कॉम्प्रिहेंसिव है। ठीक है, उसको कॉम्प्रिहेंसिव क्वालिटी होती है उसकी, हर जगह होता है वो, इन द सेंस दैट हम ये क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज टू इट एक्सटेंड टू ऑल इंडिविजुअल्स। क्योंकि सॉवरेनिटी जो है एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के पास भी हो सकती है, सॉवरेनिटी किसी ग्रुप के पास भी हो सकती है, सॉवरेनिटी किसी एरिया तक भी सीमित हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर थिंग भी चीज़ तक भी सीमित हो सकती है विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ स्टेट। मतलब ऐसा राज्य के अंदर जो भी चीज़ें आ रही है, इंडिविजुअल, ग्रुप, एरिया, थिंग्स, इसके सॉवरेनिटी जो है किसी में भी हो पाई जा सकती है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल का मतलब ये नहीं है कि हर जगह पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है, या हर कंट्री में सॉवरेनिटी है, या हर स्टेट में सॉवरेनिटी है, नहीं। यहाँ पे मतलब है कि अगर आप एक स्टेट सॉवरेन है, अगर एक राज्य सॉवरेन है, तो राज्य के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी तो सॉवरेन होंगे ना।
तो ऐसा, ठीक है। देन इफ अ स्टेट ग्रांट्स इम्यूनिटी और एक्स्ट्रा टॉरिटैरिटी टू एनी कैटेगरी ऑफ पर्सन, अगर स्टेट खुद से आपको इम्यूनिटी दे दे कि कल को आप मर्डर भी कर देते हो तो आप सॉवरेन हो, ठीक है, या आपको मर्डर इन द सेंस कौन मर्डर कर सकता है, पुलिस वाला, ठीक है, या आर्मी वाले, ठीक है, अपने हमारे दुश्मनों से बचाने के लिए। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम स्टेट खुद ही उसको पावर दे रहा है कि अगर आपका बस चले तो आप किसी का मर्डर भी कर सकते हो आने वाले टाइम में, तो वो स्टेट के ऊपर है। तो उसकी वजह से हम भी सॉवरेन हो जाएंगे, इसलिए हम बोल रहे हैं कि सॉवरेनिटी जो है यूनिवर्सल हो सकती है, हर जगह हो सकती है, ठीक है। और या फिर स्पेशली फॉरेन हेड्स ऑफ द स्टेट्स जो होते हैं, यूएन ऑफिशियल्स हो गए, फॉरेन इनवॉइस हो गए, एम्बेसडर्स हो गए, एम्बेसडर के स्टाफ, लोग जो एम्बेसडर के वहाँ रहते हैं, वो व्हीकल्स, ठीक है, तो इन पे भी हम क्या करें, तो स्टेट जो है इम्यूनिटी दे सकता है अगर चाहे, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स फ्री कंसेंट, क्योंकि मैंने क्या बोला, सॉवरेन के पास क्या होता है, फ्री कंसेंट होता है, उसके पास फ्री विल होती है कि वो जिसको चाहे सॉवरेन बना सकते हैं, जिसको चाहे सॉवरेन ना बनाए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन और रिस्ट्रिक्शन, तो सॉवरेन पे किसी भी तरीके का एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन या रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, यहाँ पे देखो लिखा है ना, नॉट, ठीक है। फिर इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल कर्टिसी नॉट ऑफ कंपल्शन, तो आपके ऊपर है सॉवरेन, क्योंकि आप सॉवरेन हो तो आपके ऊपर है कि आपको उसको सॉवरेनिटी को कहाँ तक लेकर जाना है, कि आपको अपनी सॉवरेनिटी में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करना है कि नहीं, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। वो कोई कंपल्शन नहीं है, फोर्सफुली नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, तो कंपलसरी नहीं है, ठीक है। दिस कंसेशन कैन बी विड्रॉन एट एनी मोमेंट, और अगर आप चाहे तो कभी भी स्टेट अपनी इम्यूनिटी, जिसने मतलब इम्यून करना क्या होता है कि अगर आप जो मर्जी कर सकते हो, स्टेट की तरफ से आप इम्यून हो, आप चाहो तो मर्डर भी कर सकते हो, जैसे मैंने पुलिस और आर्मी वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक है। लेकिन जब चाहे तो स्टेट अपना कंसेशन वापस भी ले सकता है, कल को स्टेट बोल दे कि ये वाला जो पुलिस वाला है इसको मैं नौकरी से निकाल रहा हूँ और अब ये किसी को भी इनकाउंटर नहीं कर सकता, तो वो स्टेट के ऊपर है, राइट। देन आ जाते हैं इनएलिनिबिलिटी पे, ठीक है। तो इनएलिनेबल क्या है, अभी बात करें तो ऐसा एक एसेंशियल एलिमेंट है ये भी स्टेट का, जो स्टेट, मैंने आपको बताया इनएलिनिबिलिटी का मतलब है कि ट्रांसफर नहीं किया जा सकता अपनी सॉवरेनिटी को। कल को इंडिया ये थोड़ी बोलेगा कि इंडिया बोल रहा है मैं अपनी सॉवरेनिटी यूएसए को दे रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि अब से यूएसए मुझे गवर्न करे, ठीक है, तो मैं अपनी संप्रभुता जो है यूएसए को दे रहा हूँ, यूएसए मेरे लिए डिसीजन लेगा, तो सॉवरेनिटी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। सॉवरेनिटी बस तभी खत्म होगी कि आप पे कोई दूसरा आके शासन करना शुरू कर दे, ठीक है, तो इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या किसी भी अ, दूसरी स्टेट को नहीं दे सकते आप अपनी मर्जी से, ठीक है। तो फिर इसमें एक थिंकर है लाइबर, ठीक है। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बच्चे हो और आपने आंसर राइटिंग के लिए ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि थिंकर्स को कोट किया करो, ठीक है। अगर आप सीयूटी पीजी के पर्पज से देख रहे हो या नेट के पर्पज से देख रहे हो, तो आप इसको एज अ फैक्ट या एज अ कोट याद रख सकते हो, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि ऑडियंस कौन है, कौन ये वीडियो किस तरीके से देख रहा है। अब ये वीडियो जो है ओपी गाबा की, ये एमए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीए वालों के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बीए वाले अगर देखेंगे तो अपने आंसर राइटिंग के लिए देखेंगे, एमए वाले देखेंगे या फिर सीयूटी पीजी वाले देखेंगे, अगर एमए वाले देखेंगे तो भी आंसर राइटिंग के लिए, फिर सीयूटी यूजी या सीयूटी पीजी के लिए अगर देख रहे हो तो उस फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट से देखो, या फिर एजर्शन रीजनिंग के कॉन्टेक्स्ट से देखो। तो डिपेंड करता है आप पे, ठीक है, कि आप इसको किस तरीके से देख रहे हो और आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो सॉवरेनिटी कैन more be alienated than a tree can alienate its root right to sprout, or a man can transfer his life and personality without self destruction। तो सॉवरेनिटी को यहाँ पे एक ट्री से कंपेयर किया है और एक मैन से कंपेयर किया है, ठीक है। कि जैसे ट्री जो है वो चाह के भी, उसमें क्या होता है, बीज डालोगे आप तो वो उगेगा ही ना, बीज, एक बीज से ही ट्री उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वो चाह के भी वो बीज को हम रोक नहीं सकते कि वो आगे चल के ट्री बने। वैसे एक जो मैन है वो चाह के भी अपना लाइफ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, अपनी पर्सनालिटी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शन। अब मैं कल को बोल दूँ मेरा राइट टू लाइफ मैं किसी और को दे रही हूँ, या जैसी मेरी खुद की पर्सनालिटी है मैं किसी और को दे रही हूँ, तो आप तभी दे सकते हो जब आप पूरा सेल्फ डिस्ट्रक्शन आपका होगा, ठीक है। तो बिना सेल्फ डिस्ट्रक्शन के आप कुछ नहीं कर सकते। तो वैसे सॉवरेनिटी भी इतना मतलब इनबिल्ट है कि आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो ये दो एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाया गया है। अब अपने आंसर राइटिंग में ये एग्जाम्पल डालोगे तो बेस्ट रहेगा। देन व्हेन अ स्टेट सी, और या फिर अगर क्वेश्चन आता है एमसीक्यू वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें, तो किसने कहा था कि ऐसा ट्री से और मैन से कंपेयर किया था सॉवरेनिटी को, तो लाइबर ने किया था। व्हेन अ स्टेट सीड्स अ पोर्शन ऑफ इट्स टेरिटरी टू अनदर स्टेट, सीड्स मतलब होता है गिव अवे, ठीक है, अपनी कोई चीज़ को दे देना, गिव अवे कर देना। तो जब स्टेट जो है अपनी टेरिटरी को किसी दूसरे स्टेट को दे देता है, ठीक है, द सीडिंग स्टेट इज़ नॉट होली डिस्ट्रॉयड। लेकिन अब जो स्टेट है
वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता, राइट। तो अगर मैं कल को जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान को दे दूँ, मतलब मैं कौन होती हूँ देने वाली, मतलब सरकार या स्टेट दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट जो इंडिया है वो अपनी सॉवरेनिटी पे किसी तरीके का खतरा दिखा रहा है, नहीं। तो सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र करने का मतलब ये है कि आप पूरी की पूरी सॉवरेनिटी को दे रहे हो, और जब आप ट्रांसफ़र करने के बाद वो स्टेट जो है ख़त्म हो जाए, डिस्ट्रक्शन हो जाए उस स्टेट का, तो उसको हम बोलते हैं कि सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र नहीं करना। ठीक है, वैसे आप किसी अपनी ज़मीन का एक हिस्सा किसी को दे रहे हो, तो उसको हम इनएलिजिबिलिटी के कॉन्सेप्ट में इंक्लूड नहीं करेंगे। वैसे ही इसमें आपको 3 एग्जांपल दिया, हॉब्स, लॉक्स और रूसो का भी। ठीक है, तो इनके लिए जो सॉवरेनिटी वो क्या थी, हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और इनएलिजिबिलिटी का जो ये विशेषता है, सॉवरेनिटी की जो विशेषता है कि इसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, वो इनएलिनेबल है। तो उसमें भी आप 3 एग्जांपल हैं। जैसे हॉब्स ने क्या बोला था, हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर से बोला था कि हम एक सॉवरेन क्रिएट करेंगे, जिसको उसने लेवियाथन बोला था। अब आपको ये नहीं पता लेवियाथन क्या है, स्टेट ऑफ नेचर क्या है, तो पिछला वीडियो ज़रूर से देख लेना। ठीक है, तो स्टेट ऑफ नेचर जो है बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कि जो लोग जो है स्टेट ऑफ नेचर से बाहर आना चाहते थे। उस टाइम पे सिविल वॉर चल रहा था, बहुत लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ चल रही थी, तो वो एक सॉवरेन क्रिएट करना चाहते थे। तो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने स्टेट ऑफ नेचर से लोगों को निकाला, एक सॉवरेन बना दिया, तो इसका मतलब आपने सॉवरेनिटी ट्रांसफ़र कर दी। तो भाई ट्रांसफ़र कोई चीज़ तभी की जाएगी जब वो वहाँ एग्जिस्ट करती होगी। तो स्टेट ऑफ नेचर में तो सॉवरेनिटी नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, संप्रभुता थी ही नहीं। तो हम ये नहीं बोल सकते कि हमने सॉवरेन बना दिया तो हमने सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसको इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मतलब जो ओपी गाबा है, ओपी गाबा ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में सॉवरेनिटी को समझाने की कोशिश की है, कि आप हॉब्स का एग्जाम्पल देके समझाया कि हॉब्स का जो स्टेट ऑफ नेचर से सॉवरेन बनाना, वो इनएलिजिबिलिटी को खराब नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमने सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में सॉवरेनिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो ट्रांसफ़र करने की तो बात ही नहीं है। वैसे लॉक ने नेचुरल राइट्स की बात की, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ये 3 राइट हमने पहले भी पढ़े थे। तो इसको राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेट बनाया, राइट। ठीक है, लेकिन इसका मतलब भी ये नहीं है कि हमने सॉवरेनिटी को ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि लोग जो थे उन्होंने अपनी मर्जी से, वो सॉवरेन थे, ठीक है, वो सुप्रीम थे, सॉरी, थ्रू आउट। ठीक है, अगर वो चाहे उन्होंने राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, चाहे हमने स्टेट को दे भी दिया, लेकिन फिर भी जो स्टेट के अंदर जो लोग हैं वो ही सुप्रीम रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सॉवरेनिटी को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि हमने एक स्टेट का फॉर्मेशन कर दिया जो ये हमारे 3 राइट्स को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन हम अभी भी स्टेट बनने के बाद भी क्या है, सॉवरेन है। ठीक है, जो सिटीजन्स है वो सॉवरेन है, बस राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने स्टेट बनाया, ऐसा लॉक कह रहे हैं। फिर रूसो, रूसो का जो सिस्टम है सॉवरेनिटी का, रूसो बात करते हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी की। पॉपुलर सॉवरेनिटी भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इज थ्रू आउट हेल्ड बाय जनरल विल। अब यहाँ पे जनरल विल का कॉन्सेप्ट आता है, ये भी आपको पता ही है। ऑल द पावर्स में भी डेलीगेटेड टू द गवर्नमेंट, इसमें हम पावर्स जो है गवर्नमेंट को तो दे देते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि जो सॉवरेनिटी है वो इनएलिनिएबल है। ठीक है, तो रूसो ने खुद भी ये बात बोली थी, और ओपी गाबा भी रूसो के माध्यम से हमें ये बता रहे हैं कि जो रूसो का जो पावर का जनरल विल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हमने पावर्स जो है वो गवर्नमेंट को डेलीगेट की थी। ठीक है, स्टेट को नहीं, गवर्नमेंट, सरकार और स्टेट और गवर्नमेंट में डिफरेंस होता है। इसलिए जो हम बोल सकते हैं कि जो सॉवरेनिटी है क्या है, वो इनएलिनेबल है, उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। देन सॉवरेनिटी का जो 5वां करेक्टरिस्टिक्स है वो है इनडिवाइसेबल। अब सॉवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सॉरी सॉवरेनिटी को अगर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो उसको डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। ऐसा थोड़ी है कि मेरे पास 10 किलो सॉवरेनिटी है तो मैंने 5 किलो सॉवरेनिटी अपने दोस्त को दे दी, 2 किलो सॉवरेनिटी अपनी मम्मी पापा को दे दी, और बाकी की मैंने रख ली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इनडिवाइसेबल है कि आप सॉवरेनिटी को बांट नहीं सकते कि जब मन चाहे आपका। ठीक है, तो ये किसी भी, ये क्योंकि सॉवरेनिटी को क्यों नहीं बांटा जा सकता, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर है। एब्सोल्यूट का मतलब है किसी एक के पास ही रहेगी, उसको अपने आप में ही कंप्लीट है। ठीक है, उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ, किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के साथ। क्योंकि चाहे कोई भी स्टेट हो, कैसा भी स्टेट हो, सॉवरेनिटी हमेशा एक सिंगल बॉडी के पास रहती है। फिर वो सिंगल बॉडी इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है, लेकिन इंडिविजुअल के पास, सॉरी सिंगल बॉडी के पास ही ये रहेगी। अब यही सारी बातें एग्जाम्पल के साथ ए एल लॉवेल और बाकी सब ने समझाई हुई है अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में ये सब। तो अभी खुद से भी पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब कैसे कैसे इंडिविजिबल है और कैसे कैसे हम डिवाइड नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें हैं। बस यहाँ पे भी सॉवरेनिटी को जो इंडिविजिबल वाला कॉन्सेप्ट है या एक करेक्टरिस्टिक है, उसमें उनको आपको फेडरलिज्म से कंफ्यूज नहीं करना है। जैसे फेडरलिज्म में सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है, तो सेपरेशन ऑफ पावर का आपको ये नहीं सोचना है कि सॉवरेनिटी
क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर था, यानी कि सॉवरेनिटी भी डिवाइड की जा सकती है। तो वो सॉवरेनिटी का डिवीजन वो अलग बात है, और फेडरलिज्म के थ्रू हमने अपने फंक्शंस को डिवाइड किया, वो अलग बात है। ठीक है, तो जैसे डिवीजन ऑफ पावर जो है, या जिसको हम फेडरलिज्म बोलते हैं, उसको हम ऑल्टर कर सकते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन सॉवरेनिटी जो है हमेशा एक जैसी रहती है। सॉवरेनिटी को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, मतलब हमारी डिसीजन मेकिंग की जो पावर है। ठीक है, तो आप अगर जिसने पार्ट वन नहीं देखा है, मैं अभी भी बोल रही हूँ पार्ट वन देखना, तभी आपको पार्ट टू अच्छे से समझ आएगा। अदरवाइज आपको पता ही नहीं होगा कि सॉवरेनिटी क्या है, हॉब्स लॉ रूसो ने क्या बोला था, जीन बॉर्डन ने क्या बोला था, वो सारे पार्ट वन में है। ठीक है, तो ये सिंगल है होती है, इंडिविजिबल होती है, वट एवर इट इज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्सिक्वेंट डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, फिर इसके बाद बात करें तो ये जो जितने भी करेक्टरिस्टिक्स है सॉवरेनिटी के, जो हमने पांच पढ़े, ये लीगल नोशन ऑफ सॉवरेनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन रियल अगर हम सोसाइटी में देखें, जैसे हमारा डेमोक्रेटिक स्टेट हो, फेडरल स्टेट हो, प्लूरलिस्टिक स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का स्टेट हो, तो ये जो करेक्टरिस्टिक्स है, रियल करेक्टरिस्टिक्स पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया है आज के टाइम पे, कि ये हमें पांच करेक्टर किसी स्टेट में देखने को मिले। ठीक है, एक दो देखने को मिल सकते हैं या पार्शियल फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं। ऑल्दो रियल करेक्टरिस्टिक्स ये पांच ही होते हैं, लेकिन हमें रियल लाइफ में ये बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं एस्पेक्ट्स ऑफ सॉवरेनिटी। ठीक है, तो सॉवरेनिटी हमने जैसे कि पढ़ा पार्ट वन में भी और अभी भी, कि ये लीगल कॉन्सेप्ट है, और जो पांच करेक्टरिस्टिक्स पढ़े वो लीगल नोशन ऑफ लीगल टाइप ऑफ सॉवरेनिटी के ही थे। ठीक है, क्योंकि सॉवरेनिटी लीगल होती है इसलिए एब्सोल्यूट होती है, सिंपल। तो ये लीगल कॉन्सेप्ट है, और एक्चुअल प्रैक्टिस में जो सॉवरेनिटी है उसकी अलग अलग फॉर्म्स हो सकती हैं। जैसे मैंने जहाँ पे ये पैरा खत्म हुआ, वहीं से आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिल गया। ठीक है, अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग तरीके की सॉवरेनिटी हो सकती है। तो एस्पेक्ट्स को आप एक तरीके से टाइप भी मान सकते हो कि सॉवरेनिटी के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्यों अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइप की संप्रभुता पाई जाती है। क्यों अलग अलग? क्योंकि वहाँ की कंडीशंस अलग होती हैं, तो इसलिए उनके फॉर्म्स ऑफ सोवरेनिटी भी अलग होता है एक्चुअल प्रैक्टिस में। ठीक है, रियल लाइफ में बेसिकली। तो अब कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टिटुलर सॉवरेनिटी। टिटुलर सॉवरेनिटी क्या है? जैसे ये इंग्लैंड या जापान इसमें जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है, वहाँ पाई जाती है, जहाँ पे किंग और क्वीन का रोल होता है यहाँ पे, या फिर हम बोल सकते हैं एम्परर का रोल होता है, मतलब एक ही सिंगल रूलर होता है। मोनार्की तो सबको पता ही है ना। तो इंग्लैंड और जापान में ये इस तरीके की सॉवरेनिटी देखने को मिलती है। अब क्वेश्चन जो आ जाता है वो आ जाता है कि आपको चार कंट्रीज का नाम दे देगा और बोल देगा कि अच्छा इसमें से कौन सी टिटुलरी सॉवरेनिटी है। ठीक है, तो आपको इंग्लैंड और जापान का आंसर, सॉरी, कंट्री का नाम याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे किंग, क्वीन, एम्परर को ही क्या माना जाता है? सॉवरेन माना जाता है। सॉवरेन यानी कि संप्रभु, यानी कि इनके पास ही डिसीजन मेकिंग की पावर है। सच अ रूलर इज ओनली अ नॉमिनल और टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट। तो जो ऐसे तरीके के जो रूलर होते हैं किंग क्वीन वाले, वो सिर्फ नाम मात्र होते हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट या नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंडिया के किसमें हम नॉमिनल हेड किसको बोलते हैं? प्रेसिडेंट को बोलते हैं ना, और रियल हेड हम प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं। तो वैसे ही टिटुलर सॉवरेनिटी में इंग्लैंड और जापान जैसे जो कंट्रीज हैं उसमें किंग क्वीन को हम क्या बोलते हैं? टिटुलर हेड ऑफ द स्टेट, जिसके पास किसी भी तरीके की रियल पावर नहीं है। ठीक है, विदाउट एनी रियल पावर विच आर वेस्टेड इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। बल्कि जो स्टेट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, रियल पावर तो किसी और के पास है, लेकिन नाम मात्र पावर, दिखावटी पावर सिर्फ दिखाने के लिए किंग क्वीन और एम्परर के पास है। तो इस तरीके की सॉवरेनिटी को हम टिटुलर सॉवरेनिटी बोलते हैं। दूसरा, डी जोर एंड द डी फैक्टो सॉवरेनिटी। जब रेवोल्यूशंस होता था, क्रांति होती थी, दिस इज अ सक्सेसफुल ओवरथ्रो ऑफ एग्जिस्टिंग रिजाइम। तो अगर आप किसी स्टेट में रह रहे हो, फॉर एग्जांपल ए स्टेट, और वहाँ की सरकार आपको पसंद नहीं आ रही है, वो आप पे बहुत अत्याचार कर रही है, तो आपने क्रांति लाई, और क्रांति लाके उस सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका, ओवरथ्रो कर दिया। तो उस केस में आपको कौन सी सॉवरेनिटी का इस्तेमाल होगा? और वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, लीगल तरीके से नहीं उखाड़ा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स का इस्तेमाल करके, गैर संवैधानिक चीज़ों का इस्तेमाल करके आपने वहाँ की सरकार को ख़त्म कर दिया, रेवोल्यूशंस क्रांति लाके। तो दिस इज़ नॉट बाय द एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर ऑफ रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो अगर आपको एक सरकार बदलनी है तो आपको क्या कराना होता है यूजुअली? अगर लीगल तरीका देखें तो वोट कराओ और नई सरकार बनाओ। लेकिन आप जब इलीगल तरीके से उसमें पार्लियामेंट में घुस गए और आपने वहाँ पे मर्डर वगैरह कर दिया और खुद सरकार में बैठ गए, जैसे पाकिस्तान में कितनी बार होता है, डिक्टेटरशिप वगैरह आ जाती है या मिलिट्री रूल आ जाता है, तो उस केस में क्या होता है? अ डिस्टिंक्शन अराइजेज बिटवीन द फॉर्मल एंड एक्चुअल पोजीशन। तो एक फॉर्मल पोजीशन होता है, फॉर्मल यानी कि जो आप लीगल तरीके से आप सरकार बनाई थी। एक्चुअल पोजीशन यानी कि जो आप इलीगल तरीके से सरकार बना ली। ठीक है, तो दस टिल सच टाइम एज द न्यू सॉवरेन इज लीगली एस्टैब्लिश्ड एंड रिकॉग्नाइज। ठीक है, जब तक नया सॉवरेन फिर से ना बन जाए, ठीक है, वो भी लीगल तरीके से,
ठीक है, देयर में एग्जिस्ट टू सॉवरेन, तो वहाँ पे उस केस में दो सॉवरेन माने जाते हैं। एक लीगल सेंस में, हु हैज़ लॉस्ट हिज रियल पावर, जो बेचारा लीगली वोट लेकर आया था और हमने उसको उखाड़ फेंका। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान से इसको याद रख सकते हो थोड़ा बहुत, कि जैसे कभी वहाँ पे अगर वोटिंग से कोई सरकार आती है तो फिर मिलिट्री रूल आता है, और जैसे परवेज मुशर्रफ वगैरह आ गए थे और उन्होंने वहाँ पे क्या कर देते हैं कि उसको सरकार को उखाड़ फेंक के और मिलिट्री रूल ले आते हैं। ठीक है, तो जो लीगल तरीके से आए वो, और एक वो जो इलीगल तरीके से क्रांति करके आया वो, तो जो लीगल तरीके से आया तो वो एक वो सॉवरेनिटी होगी, और दूसरा जो इलीगल तरीके से आया, ठीक है, जो इसके पास अब फैक्चुअल सेंस में सच्ची में पावर है। ठीक है, तो लीगल सेंस और फैक्चुअल सेंस, दो सेंस की आपको याद रखना है कि एक लीगल सेंस होता है, एक फैक्चुअल सेंस होता है, हु हैज़ नॉट बीन लीगली अपॉइंटेड। तो सिंपल है, यहाँ पे जो मैंने आपको कहानी बताई उसमें जो लीगल तरीके से आया, जिस बेचारे को उखाड़ फेंका, ठीक है, उसको दी जॉर्ज सॉवरेनिटी बोलते हैं, और जो उसके बदले में इलीगल तरीके से आया, अब जिसके पास एक्चुअल में पावर है, ठीक है, इलीगल वाली पावर जिसके पास अभी एक्चुअल में, तो वही शासन कर रहा है क्योंकि उसने क्रांति करके असली वाले को उखाड़ फेंक दिया जो लीगल तरीके से आया था बेचारा। तो उसको हम बोलेंगे डी फैक्टो सोवरेनिटी। अब इस समझ आ गया होगा, डी जॉर क्या होती है, जो लीगल तरीके से आया, और डी फैक्टो यानी कि जो जिसके पास अभी एक्चुअल पावर है लेकिन वो उसने इलीगल तरीके से अपनाई हुई है। ठीक है, तो ये सिंपल सा था डी जॉर एंड डी फैक्टो सोवरेनिटी। सो यहाँ पे सेम बात लिखी है, लीगल और फॉर्मल वाले को डी जॉर बोलते हैं और डी फैक्टो हम बोलते हैं जिसके पास एक्चुअल में अभी पावर है। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसी अगर सोचो अगर इस तरीके की सॉवरेनिटी होगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अनसर्टिनिटी होगी, अनस्टेबिलिटी होगी, ठीक है, कन्फ्यूजन होगा, इरेगुलरिटी होगी। तो और फिर डी फैक्टो, जो डी फैक्टो सॉवरेनिटी है उसमें अथॉरिटी जो है एक्सरसाइज की बाय, इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो ये एग्जाम्पल आप पढ़ सकते हो। जैसे नेपोलियन आया था फ्रांस में, इंग्लैंड में क्रॉमवेल आए थे, बॉल्शेविस्ट ग्रुप आया था रशिया में, बॉल्शेविक है यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, बॉल्शेविक ग्रुप रशिया में 1917 के बाद। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखने हैं फैक्चुअल बेसिस के लिए, अगर याद रहे तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। कि कौन से एग्जांपल अगर पूछा जाए डी फैक्टो या डी जोर सॉवरेनिटी के हैं, तो ये कुछ कंट्रीज से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब ये सेम बातें लिखी हुई हैं, इसकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा थिंकर ऐसा था जिसने सॉवरेनिटी को, जो डी जॉर और डी फैक्टो सॉवरेनिटी का जो डिस्टिंक्शन है, जो अभी मैंने बताया ना कि डी जॉर क्या होता है, डी फैक्टो क्या होता है, और ये आपस में कैसे अलग है, तो इसको इसने रिजेक्ट किया कि इस तरीके का तो कोई डिस्टिंक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी जॉर का मतलब क्या है कि लॉफुल, और डी फैक्टो का क्या मतलब है, जो इलीगल तरीके से सॉवरेनिटी मतलब ली गई है। ठीक है, इलीगल सॉवरेनिटी, तो सॉवरेनिटी कभी इलीगल हो ही नहीं सकती। जॉन ऑस्टिन बोलते हैं कि सॉवरेनिटी तो लीगल हो ही नहीं सकती ना, हमेशा हम सॉवरेनिटी को, सॉवरेनिटी वर्ड जो है वो ही इसलिए आया है क्योंकि जो संप्रभुता का मतलब ही ये है कि जो लीगल तरीके से आई गई हो। तो आप कैसे बोल सकते हो कि डी फैक्टो सॉवरेनिटी, तो ये तो आपस में ही विपरीत है। सॉवरेनिटी का खुद में ही मतलब होता है कि वो लीगल है, तो डी फैक्टो लगा दिया यानी कि वो इलीगल सॉवरेनिटी जैसा कोई टर्म होता ही नहीं है। ये तो वही बात हो गई कि जैसे मैंने बोल दिया कि आग जो है ठंडी है, तो आग का खुद का ही मतलब होता है कि आग गर्म है। ठीक है, तो आप उसको ठंडा कैसे बोल सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पे वही बात लिखी हुई है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किसने इसका डिफरेंस रिजेक्ट किया था, जॉन ऑस्टिन ने किया था, और ये आप अपने आंसर में भी मेंशन कर सकते हो, सिंपल। अब क्रिटिकल अप्रेजल देख लें। तो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, ताकि जो मॉडर्न स्टेटस को फ्री करवाया जा सके ऑब्लिगेशन से, किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शन से, पर्टिकुलरली जब फ्यूडल लॉर्ड्स थे, पापेसी थे, है ना। सो ये सारे कॉन्टेक्स्ट में सॉवरेनिटी आया था। सो इन शॉर्ट सॉवरेनिटी को जो है, सॉवरेनिटी क्या करता है, एक स्टेट का आर्म की तरह है। ठीक है, जो आपकी बाजू होती है ना जैसे आर्म, तो सॉवरेनिटी एक स्टेट को एक तरीके का प्रोटेक्शन दिया है, जिसकी वजह से जो सॉवरेनिटी की वजह से जो राज्य है वो सुप्रीम अथॉरिटी में आ चुका है इन इट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स। क्योंकि स्टेट जो है वो अपने इस एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटरनल अफेयर्स पे पूरा का पूरा डिसीजन मेकिंग कर सकती है। उस पे उस उन पे किसी भी तरीके का क्या नहीं होगा, कंपल्शन नहीं होगा स्टेट पे, क्योंकि जो स्टेट सॉवरेन है वो अपने खुद के डिसीजन खुद ले सकती है, चाहे वो इंटरनल डिसीजन हो या एक्सटर्नल डिसीजन हो। सो बेसिकली जो क्रिटिकल अप्रेजल वाला जो पैराग्राफ है आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा, पीडीएफ मैंने ग्रुप में प्रोवाइड भी करा दी है। यही वो जितनी भी बातें हमने अभी तक की उन्हीं बातों का एक जनरलाइज्ड वर्जन यहाँ दिया हुआ है। बेसिकली क्या बोल सकते हैं आप, समरी टाइप दिया हुआ है, तो हमें बार बार रिपीट करने की जरूरत है नहीं। जैसे एब्सोल्यूट है, परमानेंट है, यूनिवर्सल, इनएलिएबल, इंडिविजिबल, फिर वही सारी बातें घुमा के अलग से लिखी हुई हैं।
बस क्रिटिकल अप्रेजल में अगर आप आंसर राइटिंग के लिए वीडियो देख रहे हो, ग्रेजुएशन का आंसर राइटिंग करना चाहते हो, मास्टर्स का, तो क्रिटिकल अप्रेजल में बस आपको क्या करना है, सॉवरेनिटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो थ्योरी में जो है, और जो सॉवरेनिटी आज के टाइम पे हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को मिलती है, रियल लाइफ में देखने को मिलती है, बस उसी को आपको आपस में कंपेयर कर देना है, तो वो आपका क्रिटिकल अप्रेजल हो जाएगा कि हमने क्रिटिसाइज, एक तरीके से क्रिटिकल एनालिसिस किया है सॉवरेनिटी का कि रियल लाइफ में कैसी है, और जो थ्योरी है उसमें 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और ये सारी चीज़ें होती है, हॉब्स लक्रूसो ने क्या बोला है, और रियल लाइफ में हमें ऐसी सॉवरेनिटी देखने को नहीं मिलती, बहुत क्रूअल होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है। अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी की अगर बात करूँ तो रूसो ही इसके लिए फेमस थिंकर जाने जाते हैं, और सॉवरेनिटी को फिर से वही लिखा गया, लीगल कॉन्सेप्ट है, लीगल सॉवरेन, ये हमने अभी पढ़ लिया था कि वो एब्सोल्यूट होता है, शाश्वत होता है, ओमनीपोटेंट होता है, हर जगह मतलब रहता है, ओमनीपोटेंट जो हर जगह हो। ठीक है, फिर उसकी खुद की जजमेंट होती है, खुद की विल होती है, फिर वो चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन वो सॉवरेन ही माना जाएगा, और वो इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी तरीके के कंसिडरेशन को ओवरराइड नहीं कर सकता, प्रिस्क्रिप्शन डिवाइन लॉ के खिलाफ नहीं जा सकता, नेचुरल लॉ के खिलाफ जो सॉवरेन है नहीं जा सकता, वो उसको मोरालिटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा, देन वो पब्लिक ओपिनियंस को भी डिक्टेट, यानी कि जो पब्लिक ओपिनियन है उसका भी उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट कहता है। पॉपुलर का मतलब ये है कि पब्लिक, ठीक है, पब्लिक है ये सब जानती है टाइप्स। ठीक है, तो पब्लिक ने जो बोल दिया, पब्लिक के लिए जो अच्छा है वो पॉपुलर सॉवरेनिटी है, मतलब ऐसी संप्रभुता जो लोगों के पास हो, पब्लिक के पास हो, पीपल के पास हो। ठीक है, तो वो हो गया आपका पॉपुलर, वर्ड ही पीपल या पब्लिक से आया है। ठीक है, तो पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी कि पॉपुलर यानी कि ऐसा नहीं जो फेमस होते हैं, पॉपुलर यानी कि जो सबके पास हो, पूरे पब्लिक के पास हो। ठीक है, तो जो संप्रभुता लोगों के लिए काम करे। तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी जो लीगल सॉवरेनिटी है वो डिट किस चीज़ पे बेस्ड है, डिटर्मिनेट पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन पे। ठीक है, वो पर्सन को डिटरमाइन करती है बेसिकली। ठीक है, तो लीगल जो सॉवरेनिटी होती है वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती है, बहुत प्रिसिशन होता है उसमें, प्रिसाइज होती है, उसको लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है। ठीक है, उसको पहचान मिलती है सॉवरेनिटी को क्योंकि वो लीगल है। इट रिप्रेजेंट्स स्टेट की विल, जो है स्टेट की जो इच्छा है वो सॉवरेनिटी को, सॉवरेनिटी उस को रिप्रेजेंट करती है। तो सॉवरेनिटी किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट की इच्छा को, स्टेट की कमांड्स को, और इसलिए जो ये जो स्टेट जो भी बोलता है वो लीगली बाइंडिंग होता है। ठीक है, आपको वो फॉलो करना ही करना है, और अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो इज द सोर्स ऑफ ऑल इन राइट्स इन द सोसाइटी। तो सॉवरेनिटी क्या है, सोसाइटी में हर तरीके के जितने भी अधिकार हैं उस सबका क्या है, सोर्स है। ठीक है, एब्सोल्यूट है, अनलिमिटेड है, सुप्रीम है। और लीगल सॉवरेनिटी की अगर हम बात करें, जिसमें हम एब्सोल्यूट मोनार्की की भी बात करते हैं, तो उसमें दो थिंकर्स आते हैं, जीन बॉर्डिन और जॉन ऑस्टिन। तो इन दोनों का नाम जब भी आए तो ये आपके नेट के सिलेबस के लिए, CUET PG के लिए हमेशा ये थिंकर्स आपके PYQ में भी पूछे जाते हैं कि जीन बॉर्डिन, जॉन ऑस्टिन किस टाइप ऑफ सॉवरेनिटी से बिलोंग करते हैं। तो लीगल सॉवरेनिटी ये पार्ट 1 में भी हमने पढ़ा था और इनका पूरा कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था। देन लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो लीगल सॉवरेनिटी का जो आइडिया है वो एक्चुअल लाइफ में या एक्चुअल पावर्स की जब इस्तेमाल करने की बात आती है, रियल लाइफ में जब पावर्स को इस्तेमाल करने की बात आती है तो वो उसके साथ मिल नहीं पाता। ठीक है, हमने थ्योरी में तो बोल दिया कि लीगल सॉवरेनिटी ये है, वो है, ऐसा होता है, वैसा होता है, लेकिन एक्चुअली में हम उसको सही तरीके से लागू नहीं कर पाते, इसलिए एसी डाइसी बोलते हैं। वैसे यहाँ पे एवी डाइसी होना चाहिए, ये गलत लिखा है। एवी डाइसी ने एक बुक लिखी थी, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1885। तो ये बुक का भी नाम याद रख लो, पेपर में आ सकता है कि बुक्स एंड ऑथर्स आते हैं ना, तो बुक्स का नाम और 4 थिंकर दे रखे होंगे कि ये बुक किसने लिखी, तो एवी डाइसी, इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बिहाइंड द सॉवरेन विच द ऑब्जर्व्स दैट बिहाइंड द सॉवरेन विच द लॉयर रिकॉग्नाइजेस देयर इज अनदर सॉवरेन टू हुम द लीगल सॉवरेन मस्ट बो। ये वही बात हो गई कि जैसे अगर आप लीगल सॉवरेन हो, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने लॉयर के सामने झुक रहे हो। तो वैसे लॉयर का भी कोई माई बाप है जिसको उसके सामने झुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जाने की कौन, लीगल सॉवरेन कौन हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो लॉयर का भी एक चीज़ है, तो अब अगर जज जो है वो लॉयर के सामने झुक रहा है, जज लॉयर की दलीलों के सामने झुक रहा है कि ठीक है लॉयर ने सब सही किया, तो वो जज उसकी चीज़ को मान रहा है, तो लॉयर के लिए भी एक है लीगल, क्या बोल सकते हो आप, लीगल सॉवरेन है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। या फिर इसको उल्टा भी बोल सकते हैं कि जज के, अगर जज से सब डर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास सॉवरेनिटी है, वो किसी भी तरीके का जजमेंट दे सकता है, लेकिन जज के ऊपर भी एक पावर है, वो लीगल सॉवरेन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की है। और इस जो लीगल पावर जिसके आगे जज भी झुके, उसको उसने बोला पॉलिटिकल सॉवरेन। ठीक है,
तो किसने बोला है? ये एवी डाइसी ने उसको क्या बोला? पॉलिटिकल सॉवरेन, जिसके आगे जज तक को झुकना पड़े, मतलब लॉयर को भी झुकना पड़े। ठीक है, तो जो सबसे सुप्रीम पावर है वो है पॉलिटिकल सॉवरेन। अब आप सोचोगे कि मैम आप पॉपुलर सॉवरेनिटी पढ़ा रहे हो या फिर पॉलिट ये लीगल सॉवरेनिटी पढ़ा रहे हो या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पढ़ा रहे हो। ठीक है, आपने अभी लीगल सॉवरेनिटी पढ़ाया है इतनी देर, लेकिन जो हेडिंग थी वो तो पॉपुलर सॉवरेनिटी की लिखी हुई थी। फिर अब आप पॉलिटिकल सॉवरेन पे आ गए। सो ये देखो आपस में इंटरलिंक्ड है। सबसे पहले लीगल सॉवरेनिटी होता है। लीगल सॉवरेनिटी के माध्यम से हम पहुंचे क्या? कहाँ? पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पे। अब जब पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में जब हम कम्युनिटी के मेंबर्स को इन्वॉल्व कर लेंगे, वहाँ के लोगों को, ठीक है, फिर जो सुप्रीम लीगल अथॉरिटी है, सुप्रीम लीगल अथॉरिटी तो यहीं से आई ना, लीगल सॉवरेनिटी से। तो जिसके पास सुप्रीम पावर है लीगल अथॉरिटी, वो लोग, ठीक है, लोग यानी कि जहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी, अब देखो धीरे धीरे पॉपुलर सॉवरेनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जब ये दोनों चीज़ें बन जाएंगी तो यही पॉलिटिकल सॉवरेनिटी आगे चल के क्या हो जाएगी? पॉपुलर सॉवरेनिटी बन जाएगी, क्योंकि अब इसमें लोग भी आ गए हैं और लीगल सॉवरेनिटी यानी कि जो जिसके पास सुप्रीम लीगल अथॉरिटी थी वो भी है। तो दोनों मिला के अब बना रहे हैं पॉपुलर सॉवरेनिटी। तो इसलिए आपस में तीनों इंटरकनेक्टेड हैं। तो यही बात यहाँ पे इस लाइन में लिखी हुई है। ठीक है, ये तो शॉर्ट में लिखी हुई है, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि पॉपुलर सॉवरेनिटी लीगल सॉवरेनिटी से क्या लेना देना है या पॉलिटिकल सॉवरेनिटी से उसका क्या लेना देना है। तो सिंपल है कि पॉपुलर सॉवरेनिटी जो है लोगों के पास पावर बांधता है, कि जो स्टेट के पास जो पावर है ना, स्टेट के पास जो अथॉरिटी है, उसका जो सोर्स है वो कहाँ से आता है? लोगों से आता है। बोलते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो स्टेट जो है हमारे बलबूते पे ही चलाया जा रहा है। इसका सिंपल सा ये पॉपुलर सॉवरेनिटी की बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रखना। और जो स्टेट की अलग अलग ऑर्गन्स होती है ना, आपको पता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, न्यायपालिका और विधायिका, और एक और बोलते हैं, इसका आपको हिंदी अनुवाद पता होना चाहिए। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो होता है, ये तीन ऑर्गन्स होती है स्टेट की, जो कि एक लेजिस्लेचर क्या करता है? कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है, लागू करता है। और जुडिशरी क्या करता है? एडजुडिकेशन करता है, न्याय दिलवाता है। ठीक है, उसको अगर लॉ में किसी भी तरीके का कुछ कमी है तो उसको इंटरप्रेट करता है। तो ये जो है, इसको इन सबको अपनी पावर कहाँ से मिल रही है? ये एलईजे को अपनी पावर कहाँ से मिल रही है? लोगों की इच्छा से, विल से मिल रही है। तो सॉवरेन, तो इसलिए जिसकी इच्छा से पावर मिल रही है, जिसके पास विल होती है, जिसकी इच्छा के अनुसार काम होता है, उसी को तो हम सॉवरेन बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सॉवरेन कौन है? लोग। इट डज नॉट रिलाई ऑन सुपीरियर लॉ। यहाँ पे लॉ, लॉ की जो लॉ है, ठीक है, कानून है, उस पे बेस्ड नहीं होता आपका कोई भी डिसीजन, या स्टेट का कोई भी डिसीजन कानून के, कानून में भी कौन सा कानून? नेचुरल लॉज पे बेस्ड नहीं होता। ये रिलीजियस कमांडमेंट्स पे बेस्ड नहीं होता, कि जैसे आपका बाइबल में होती है ना रिलीजियस कमांडमेंट्स, तो उन पे बेस्ड नहीं होता। या किसी भी तरीके की अथॉरिटी पे बेस्ड नहीं होता कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, उस पे बेस्ड नहीं होता। सिर्फ आपका जो डिसीजन है जो सरकार लेगी वो आपके अनुसार लेगी, वो होगी पॉपुलर सोवरेनिटी। ठीक है, यहाँ पे बस ये बोला जाता है कि लोगों के पास रीजन है, लोगों के पास बेस्ट जज है। ठीक है, जो लोग हैं वो ही बेस्ट जज है, वो ही सही बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो इसलिए जो रियल पावर है, रियल सुप्रीम अथॉरिटी है, वो लोग ही होंगे, क्योंकि लोगों के पास रीजन है। ठीक है, तर्क करने की क्षमता है। ठीक है, और वो उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसलिए वो सुप्रीम अथॉरिटी है और उनके अनुसार ही काम होना चाहिए। सिंपल। और यही जो डॉक्ट्रीन है, ये एक क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी को दर्शाता है। यूनिट नंबर 22 आपका है डेमोक्रेसी। उसमें मैंने आपको क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी ऑलरेडी ये यूनिट करवा चुकी हूँ मेरी प्लेलिस्ट ओपी गाबा में, तो आप वहाँ से ये यूनिट भी कवर कर सकते हो। बेसिकली जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है वो क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी का ही एक क्या है, विशेषता है। तो आप इसको वैसे समझ सकते हो। अब इतनी देर से आप सोच रहे हो कि मैम आप नेचुरल लॉ बार बार बोल रहे हो, कि नेचुरल लॉ है क्या? ये नेचर का क्या लॉ है जिसको कोई भी नहीं मान रहा है? जो लीगल सॉवरेनिटी बोलती है कि नेचुरल लॉ में नहीं मानते हम, और ये भी पॉपुलर सॉवरेनिटी भी बोल रही है कि जो नेचुरल लॉ है उसको हम नहीं मानेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि ये जो नेचुरल लॉ है वो सुपीरियर नहीं होगा, जो लोगों ने कानून बनाया है वो सुपीरियर होगा। तो वो है क्या नेचुरल लॉ? नेचुरल लॉ का यहाँ पे मतलब है सेट ऑफ रूल्स ऑफ गुड कंडक्ट विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ कन्वेंशनल लॉ। मतलब जब कानून नहीं बनाए गए थे, किसी भी तरीके का संविधान नहीं था, और कुछ लॉज ऐसे थे जो फिर भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हम कानून हमेशा थे। जब जब आदि मानव के टाइम पे अगर आप मानो, तो वहाँ पे क्या कोई कानून था? नहीं था, लेकिन उनको पता था ना क्या सही है क्या गलत है, क्या गुड होना चाहिए, क्या रूल्स हो, वो कुछ रूल्स फॉलो कर। तो उनको हम नेचुरल लॉ बोल रहे हैं, जो किसी कानून के, जो हमने नहीं बनाया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, जिसको हमको उसके बारे में किसी ने नहीं बताया। जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको नहीं बताना पड़ता, उसको बचपन में हम सिखाते हैं ना ये सही है ये गलत है, वो धीरे धीरे खुद ही सीख जाता है, तो वो उसके लिए नेचुरल लॉ है। ठीक है,
तो हमने बनाया नहीं, वो खुद सीख गया। दीज आर डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम नेचर विच कैन बी डिस्कवर थ्रू मोरल इंट्यूशन। या आपको मोरल इंट्यूशन से आता है, रीजनिंग से आता है कि हाँ, एक ह्यूमंस में एक रीजनिंग होती है, एक मोरालिटी होती है, और उन्होंने पता है कि किसी को मारना गलत है या किसी से चोरी करना गलत है। तो ये कुछ नेचुरल लॉज है जो हमें पहले से पता होते हैं, हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा संविधान कल को हमें ये थोड़ी बताएगा, ठीक है, या कोई जो हम लॉ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये गलत है ये सही है। द चैंपियंस ऑफ नेचुरल लॉ रिगार्डेड एज अ सुपीरियर टू एनी अदर लॉ। लेकिन जो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेचुरल लॉज को सबसे ऊपर मानते हैं, ठीक है। एक नेचुरल राइट्स थ्योरी भी होती है, ठीक है, जिसमें नेचुरल लॉज को सबसे ऊपर माना जाता है कि, और क्योंकि जो कानून हमने बनाया है वो फिर भी गलत हो सकते हैं, लेकिन जो कानून नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे वो गलत नहीं हो सकते, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और कुछ लोग इसके खिलाफ होते हैं, जैसे लीगल सॉवरेनिटी वाले और पॉपुलर सॉवरेनिटी वाले इन कानून में नहीं मानते, वो अपने बनाए हुए कानूनों में ही मानते हैं। हाँ, अब हम पढ़ते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलर सॉवरेनिटी है उसके सबसे बड़े थिंकर जीन जैक रूसो को माना जाता है। तो इसमें हाउएवर इसका जो अर्ली इंडिकेशन में फाउंडेन, इसके अलावा और किस किस के नाम में हमें ये किस किस थिंकर के कॉन्सेप्ट्स में या किस किस थिंकर्स के राइटिंग्स में हमें ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। तो रूसो तो फेमस है ही, उसके अलावा मार्कस ट्यूलिस है, सिसारो है। तो ये रोमन फिलोसफर्स हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाउएवर जब रोमन एम्पायर की बात करें तो रोमन एम्पायर जो था वो एक टाइम के बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था, जिसकी वजह से जो सोर्स ऑफ वैलिडिटी ऑफ लॉ वो जो एम्परर की विल को दिया जाने लगा था। तो स्टार्टिंग में रोमन एम्पायर में भी पॉपुलर सॉवरेनिटी हुआ करती थी। अब पॉपुलर सॉवरेनिटी क्या होता है ये हमने अच्छे से अभी पिछले 10-15 मिनट में समझ लिया है, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। सो अब पॉपुलर सॉवरेनिटी रोमन एम्पायर में पहले हुआ करती थी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया कि जो एम्परर के पास सारी पावर्स जो थी एम्परर के पास चली गई और एम्परर की इच्छा से काम होने लगा, ठीक है। सो अब वहाँ पे पॉपुलर सॉवरेनिटी ख़त्म हो गई। सो ये यहाँ पे छोटा सा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट दिया हुआ था कि कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई। हावेवर यहाँ पे बात करें मेडिवल यूरोप की, तो उसमें माना जाता था कि जो गॉड है, गॉड के पास ही सारी अथॉरिटी है, भगवान ही सब कुछ है। लेकिन आज के टाइम पे तो हम बोलते हैं अपन ही भगवान है, लेकिन पहले तो सच्ची में यही होता था कि भगवान ने जो बोल दिया, भगवान में जो मानते हैं उसकी जो अथॉरिटी है वही सुप्रीम मानी जाएगी। मेडिवल यूरोप में की हम बात कर रहे हैं, उसमें अच्छा, भगवान अब खुद तो उतर के आएंगे नहीं ज़मीन पे हमको बताने के लिए कि मैं क्या चाहता हूँ कि तुम मेरी इच्छा के अनुसार काम करो। तो उन्होंने अपनी जगह भेज दिया, ऐसा माना जाता है पोप को, यानी कि क्रिश्चियन के जो पादरी होते हैं, या क्रिश्चियन के पादरी नहीं, सॉरी, चर्च के जो पादरी होते हैं क्रिश्चियनिटी में, ठीक है। तो उनको बोला कि जो ये जो पोप है ना वो गॉड को रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ पे। तो अर्थ पे जो गॉड ने अपने मतलब अपने जो लोग थे पोप के फॉर्म में भेजे थे, और वो जो अगर जो पोप की इच्छा है वो ही सर्वप्रिय है, ठीक है। अगर जो पोप ने बोल दिया यानी कि वो भगवान की इच्छा का आप पालन कर रहे हो इनडायरेक्टली। तो ऐसा ये दकियानुसी बातें फैलाई गई थी ताकि लोग उनमें माने, ब्ला ब्ला। तो इन द फाइनल फेज जो था मिडिवल एज का, उसमें आता है मार्सिग्लियो ऑफ पडुआ। पडुआ इज़ द नेम ऑफ अ सिटी, ठीक है। तो एक इटालियन फिलोसफर थे, इटली की ये सिटी है पडुआ। तो वहाँ पे मार्सिग्लियो थे आते हैं, और वो ये इस एब्सोल्यूट अथॉरिटी जो है ना पोप की, उसको चैलेंज करते हैं कि भाई तुम पागल हो गया कि तुम ऐसे इंसान में मान रहे हो जो, और ये सोच रहे हो कि भगवान के भेजा हुआ है, और ये जो बोल रहा है वो भगवान ही बता रहा है। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, लोगों की सॉवरेनिटी वापस आनी चाहिए, ठीक है। जो लोगों के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ना कि पोप के पास। ये जो पोप ने बोल दिया वो एब्सोल्यूट हो गया, और तुम उसकी हर बात अंधविश्वास से माने जा रहे हो बिना किसी सोचे समझे। तो ये ऐसा किसके इसके खिलाफ, जो अगर हम बोले कि क्रांति कौन लेकर आए थे ऐसी दकियानुसी चीज़ों के खिलाफ, वो थे मार्सिग्लियो। तो इम्पॉर्टेंट नाम है, याद रख लेना। फिर कि भाई पावर जो है पोप के पास ही, पावर लोगों के पास होनी चाहिए। अब जब पावर लोगों के पास आ जाएगी तो क्या बना वो, पॉपुलर सॉवरेनिटी, क्योंकि पॉपुलर का मतलब क्या होता है, पीपल के पास पावर है। फिर इन द मिडिवल यूरोप इट वाज बिलीव दैट टेम्पोरल रूलर शुड सबमिट देमसेल्व्स टू पेपेसी, ठीक है। फिर अब थोड़ा अगर हम और आगे बढ़ें तो उन्होंने बोला कि जो टेम्पोरल रूलर्स हैं उनको अपनी पावर को पेपेसी को सबमिट कर देना चाहिए, दे देना चाहिए। तो यहाँ पे पहले तो हम इन दोनों का मीनिंग समझे तो आपको और अच्छे से समझ आया, पेपेसी क्या है, टेम्पोरल क्या है। तो टेम्पोरल का मतलब होता है मेटेरियलिस्टिक, ठीक है, यानी कि आपका फिजिकल वर्ल्ड जो डे टू डे लाइफ वाला वर्ल्ड है। तो टेम्पोरल रूलर जो हमारी डे टू डे लाइफ को, ऐसे रूलर जो हमारे डे टू डे लाइफ को देख रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक है, ठीक है। और वेयर जो पैपेसी है, पैपेसी को बोला जाता है ऑफिस ऑफ पोप,
ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे फिर से पोप की ही बात हो रही है। तो यहाँ पे जो मिडिवल यूरोप में एक सिस्टम आया था, ऐसा माना जाता था, नॉट सिस्टम, ऐसा माना जाता था कि जो टेम्पोरल रूलर्स हैं, मतलब ऑब्वियसली टेम्पोरल रूलर्स जो वहाँ पे शासन कर रहे हैं सिंपल, उनको अपनी पावर्स को पोप को दे देना चाहिए, पैपेसी को दे देना चाहिए। ठीक है, सिर्फ एक्लिस्टिक मैटर्स में नहीं, बट टेम्पोरल मैटर्स में थी। एक्लिस्टिक मैटर्स यानी कि चर्च से रिलेटेड जितने भी मैटर्स है, रिलीजियस मैटर्स, तो जो हमने पावर है, तो यानी कि ये आपके चर्च से रिलेटेड मैटर्स हो गए, और टेम्पोरल यानी कि जो आपकी बाकी डेली लाइफ से रिलेटेड जो मैटर्स हैं, वो दोनों ही मैटर्स को कौन देखेगा, पैपेसी यानी कि पोप देखेगा। ऑन द कंट्रारी जो मार्सिलिगो थे, उन्होंने अपनी बुक जो थी, एक तरीके का पब्लिशिंग है उनका, डिफेंसर पैड्स, उसमें कोशिश की थी कि वो पैपेसी और जो क्लर्जी क्लास है उसको ये प्रूव कर दें कि ये जो क्लासेज हैं ये बेकार है, ये हमारे टेम्पोरल मैटर्स को या इवन हमारे स्पिरिचुअल मैटर्स को सॉल्व करने में ये कोई क्षमता नहीं रख सकते, कोई इनमें कोई ऐसी क्षमता नहीं है कि हमारे टेम्पोरल मैटर्स या स्पिरिचुअल मैटर्स को ये क्या कर सके, सॉल्व कर सके, ठीक है, या उस पर रिफॉर्म्स ला सके। तो उन्होंने ये कोशिश की थी इस बुक में, तो इस बुक का नाम याद रख सकते हो, डिफेंसर पैड्स, जिसमें उन्होंने मार्सिलिको ने कोशिश की थी कि ये पूरे का पूरा सिस्टम को वो रिजेक्ट करे, जो मैंने आपको भी स्टार्टिंग में बताया, तो ये चैलेंज किया था इसमें। ठीक है, और बल्कि ये तो बोलते हैं कि जो पेपेसी और जो क्लर्जी क्लास भी वही चर्च से रिलेटेड, तो उनको लोगों को सबमिट कर देना चाहिए, हमें उनको सबमिट नहीं करना अपने आप को, कि हम उनकी तरफ झुकाव रखें और वही हमारे लिए सब मैटर डिसाइड करें, बल्कि वाइसा वर्सा होना चाहिए कि जो लोग हैं वो डिसाइड करें कि ये जो पेपेसी हैं या जो क्लर्जी हैं वो क्या करेंगे, वो कैसे मैटर्स को सॉल्व करेंगे, वो टेम्पोरल मैटर्स, स्पिरिचुअल मैटर्स में लोगों का से होना चाहिए। अब तो यहाँ पे जहाँ पे लोग आ गए, पीपल आ गए, यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी आ गई, और इसने इस प्रिंसिपल को रिपब्लिकनिज्म बोला था, सिंपल। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा प्रिंसिपल कि लोग ही संभालेंगे, उसको रिपब्लिकनिज्म बोला। ये आर्ग्यूड दैट द पावर्स ऑफ द प्रीस्टहुड शुड बी कन्फाइंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सैक्रामेंट्स एंड टीचिंग ऑफ द डिवाइन लॉ। तो जो पावर है, किसकी पावर, प्रीस्टहुड की जो पावर, यानी कि प्रीस्ट यानी कि पादरी, चर्च का जो वो जो होता है फादर जिसको हम बोलते हैं, या वही पापेसी पोप, ये सब फादर ही हैं। ठीक है, तो उनको सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं रहना चाहिए, कन्फाइंड मतलब सीमित नहीं रहना चाहिए, एंड द टीचिंग ऑफ द डिवाइन लॉ, या सिर्फ जो डिवाइन लॉ है, जो भगवान ने बोल दिया, जो भगवान के बनाए हुए कानून है, उन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। किनको, पादरियों को, चर्च के फादर्स को, प्रीस्टहुड को, बट इवन इन दीज फंक्शंस प्रीस्ट शुड बी रेगुलेटेड। बल्कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें सारी अथॉरिटी पावर्स जो हैं, जितनी भी पावर है हम प्रीस्ट को दे दें डिवाइन लॉ के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में, बल्कि हमने को इन पावर्स, ये जो प्रीस्ट के जो फंक्शंस है ना, फादर जो होते हैं चर्च के, उनके फंक्शंस को हमें रेगुलेट करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। और इसको कंट्रोल कौन करेगा, हम ही कर लोग कंट्रोल करेंगे, पीपल कंट्रोल करेंगे, या जो लोगों के द्वारा बनाई गई इलेक्टेड सरकार है वो कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो बेसिकली आप चर्च को रिलीजियस मैटर्स में भी हमने क्या लेकर आ गए, स्टेट को लेकर आ गए। ठीक है, देन ही हेल्ड दैट द प्रीस्टहुड इटसेल्फ शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। और इवन जो प्रीस्ट है, आप ये सोचो कि जो चर्च का पादरी है वो भी लोग ही इलेक्ट करेंगे, ठीक है, हर कम्युनिटी के, रेदर देन बीइंग अपॉइंटेड बाय पोप। और पोप जो है, वो जो प्रीस्ट होता है ना, प्रीस्ट उससे भी बड़ा होता है पोप। ठीक है, तो पोप उनको अपॉइंट करता था, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पोप नहीं अपॉइंट करेगा, हम ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लेजिटिमेसी रिक्वायर्ड दैट पोप हिमसेल्फ शुड बी इलेक्टेड बाय द होल ऑफ क्रिस्टियनडम। और इवन जो पोप है, जो मतलब फादर होता है, फादर के ऊपर भी पोप होता है, फिर पोप के ऊपर एक होता है क्रिस्टियनडम। ठीक है, जो पूरा का पूरा क्या बोलते हैं, क्रिश्चियनिटी को संभालता है। ठीक है, तो वो क्रिश्चियनिटी में जितने लोग आते हैं, क्रिस्टियनडम बोलते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों से मिलकर क्रिस्टियनडम बनता है, जो क्रिश्चियनिटी वाले लोग हैं, ये सारे मिलकर किसको अपॉइंट करेंगे, पोप को है। और हम पोप को भी अपॉइंट करेंगे क्रिस्टियनडम, और किसको अपॉइंट करेगा, प्रिस्ट को भी यही अपॉइंट कर रहे हैं। फिर मॉडर्न एज में आ जाते हैं। अभी हमने, क्योंकि हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, पहले हमने एंशियंट पढ़ा, ठीक है, सबसे पुराना एंशियंट में हमने रोम पढ़ा, फिर हम मिडिवल में आए, मिडिवल में हमने किसको पढ़ा, यूरोप को पढ़ा, मार्सिलिको को। अब हम बात करें मॉडर्न एज, मॉडर्न एज में हम किसको पढ़ेंगे, जॉनेसन एल्थ्यूसिस को। तो ये एक जर्मन थिंकर है, बेसिकली जर्मन जूरिस्ट है, और इन्होंने भी पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया दिया था अपने तरीके से। उन्होंने बोला था कि जो सोवरेनिटी है वो सुप्रीम पावर है ऑफ परफॉर्मिंग दोज एक्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर द मटेरियल एंड स्पिरिचुअल वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो यह सिंपल सा मतलब है कि जो सोवरेनिटी क्या है, संप्रभुता क्या है, संप्रभुता एक ऐसी शक्ति है, ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल हम लोगों के वेलफेयर के लिए करना चाहिए। और वेलफेयर कैसा, स्पिरिचुअल वेलफेयर भी हो और मेटेरियलिस्टिक वेलफेयर भी हो। सो आई होप आपको स्पिरिचुअल और मेटेरियलिस्टिक से को समझाने की ज़रूरत नहीं है। मटेरियल यानी कि आपके फिजिकल लाइफ में आप जितनी भी चीज़ें देखते हो ना अपने आसपास, वो आपकी मटेरियल चीज़ें हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल तो आपको पता ही है। देन इन हिज व्यू द स्टेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंसेंट ऑफ द पीपल। तो उनके अकॉर्डिंग
किन के अकॉर्डिंग? ये एल्थ्यूसिस के अकॉर्डिंग, जो जर्मन थिंकर थे, इनके अकॉर्डिंग जो स्टेट है वो कैसे बना है? स्टेट बना है लोगों के कंसेंट से। लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया, ठीक है, और अपने उस पर उन्होंने मत दिखाया कि ठीक है हम मानते हैं, और फिर उनके कंसेंट, उनकी इच्छा के अनुसार स्टेट बनाया गया। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, स्टेट भी किसके द्वारा बनाया गया? लोगों के कंसेंट से और लोगों के कॉन्ट्रैक्ट की मदद से स्टेट बनाया गया। तो स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कंसेंट ऑफ द पीपल। इसलिए जो स्टेट है उसके पास सॉवरेनिटी होनी चाहिए लोगों के वेलफेयर करने की, क्योंकि हमने ही तो स्टेट को बनाया है ना, तो स्टेट हमारा ही तो वेलफेयर करेगा, और किसका करेगा? तो ये ज़रूरी है कि स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने उसको बनाया है तो वो हमारे लिए वेलफेयर लेकर आए। सॉवरेनिटी जो है वो स्टेट के मेंबर्स में भी होती है। तो स्टेट के जितने भी मेंबर्स हैं, यानी कि हम लोग, तो सॉवरेनिटी उनके पास होती है। मेंबर्स यानी कि हम पीपल, ऑल्दो इट में भी एक्सरसाइज बाय अ पर्टिकुलर बॉडी फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन सॉवरेनिटी जो है टाइम टू टाइम अलग अलग बॉडी द्वारा एक्सरसाइज की जा सकती है। मतलब हर 5 साल में इलेक्शन हो रहा है और अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों के पास सॉवरेनिटी जा रही है। सिंपल, सिंस पीपल देमसेल्व्स कैन नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द स्टेट डायरेक्टली, क्योंकि अब स्टेट इतना बड़ा है उस, और स्टेट पे इतने सारे लोग हैं, तो सब अपना फंक्शन खुद परफॉर्म नहीं कर सकते ना। तो स्टेट इतना बड़ा है और हर पर्सन अलग अलग चीज़ें नहीं बना सकता, इसलिए हमें स्टेट की ज़रूरत होती है। दे डेलीगेट दोज फंक्शंस टू देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो क्योंकि हम सारे मिलके एक साथ डिसीजन नहीं ले सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने बिहाफ पे एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं, और फिर वो हमारे बिहाफ पे फंक्शन वो क्या लेता है, डिसीजन लेता है। ठीक है, देन स्टिल द फाइनल अथॉरिटी इम्प्लाइड बाय द सॉवरेन रिमेन्स विद द पीपल देमसेल्व्स। लेकिन चाहे डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली लोगों के पास ही संप्रभुता रहती है। चाहे हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव, अपना उत्तराधिकारी नहीं, प्रतिनिधित्व, सॉरी, ठीक है, तो हमने अपना प्रतिनिधित्व चाहे भेज दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी हमारे इशारों पे ही काम करेगा, क्योंकि हमने ही उसको बनाया है। ठीक है, सिंपल। देन इन अदर वर्ड्स, द रूलर्स इन अ डेमोक्रेसी आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ द पीपल। तो किसी भी जो शासक है उसको हमारे कंट्रोल में काम करना पड़ेगा। ये तो आप रियल लाइफ से भी देख सकते हो, आज के टाइम पे भी ऐसा ही होता है, चाहे बहुत हद तक तो नहीं, लेकिन हम चाहे तो सरकार को कभी भी बदल सकते हैं, तो उसको हमारे बिहाफ पे ही काम करना पड़ेगा। अब जो फेमस थिंकर है रूसो, उसका कॉन्सेप्ट है जनरल विल का, सबको पता ही होगा रूसो का जनरल विल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। और इसी जनरल विल का कॉन्सेप्ट में उन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी का आइडिया दिया था। थॉमस हॉब्स का हमने सोवरेनिटी पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। देन रूसो ने एक सोवरेनिटी बनाई थी आउट ऑफ द पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, हॉब्स ने जो सोवरेनिटी बनाई थी वो सेल्फ इंटरेस्टेड इंडिविजुअल्स के लिए बनाई थी, जो इंडिविजुअल सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो सोवरेनिटी वो हॉब्स बताते हैं, वेरस जो रूसो है वो ऐसे इंडिविजुअल्स के बारे में बताते हैं जो दूसरों के बारे में भी सोचे। हॉब्स ने क्या बताया, इंडिविजुअल जो है उसके पास सॉवरेनिटी है। अब उस इंडिविजुअल के पास जो सॉवरेनिटी है वो उसका इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है? अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, अपने लिए, अपने खुद के लिए। वेरएज जो रूसो का जो इंडिविजुअल सॉवरेन है, जो लोग सॉवरेन है, वो उसका इस्तेमाल किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? अपनी सॉवरेनिटी का इस्तेमाल, अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों के लिए। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो जनरल विल का मतलब है जनरली, हर जनरल विल का मतलब है कि जो सबके बारे में सोचे, ऐसी विल, ऐसी इच्छा जो सबके बारे में सोचे, सबके वेलफेयर के बारे में सोचे, वो होती है जनरल विल। तो ये रूसो की जनरल विल है कि लोग दूसरों के बारे में एक कॉमन सोच रहे हैं। ठीक है, कि सबके वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं। तो ये आपकी हो गई जनरल विल। और इसी को उन्होंने बोला कि ये कम्युनिटी की विल होती है। जनरल विल क्या होती है? विल ऑफ द कम्युनिटी। वेस्ट जो पर्टिकुलर विल क्या होती है? विल ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, जो एक, अगर मैंने अपने बारे में सोचा तो वो पर्टिकुलर विल है, लेकिन मैंने आप सबके बारे में सोचा और फ्री में कोर्स लॉन्च किया तो वो मेरी जनरल विल होगी। ठीक है, तो यही सब बातें यहाँ पे बताई हुई हैं। लेकिन एक एक्चुअल विल भी होती है, जब इंडिविजुअल जो है अपने किसी मोमेंट्री सेल्फ इंटरेस्ट से मोटिवेटेड होता है, कि मतलब ऐसा सेल्फ इंटरेस्ट वो कुछ समय के लिए है। ठीक है, और उसको कुछ समय के लिए अपने आप को बचाने के लिए जनरल विल को छोड़ना भी पड़ सकता है। कोई सिचुएशन ऐसी भी आती है कि कभी कभी हमें अपने बारे में सोचना पड़ सकता है दूसरों के बारे में सोचने से पहले। क्या? क्योंकि हमारा अस्तित्व ही उसमें पड़ जाता है, खतरे में पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया, तो मैं अपने किसी सब्सक्राइबर को थोड़ी बचाऊंगी, मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगी, और अपने सब्सक्राइबर्स को स्टेक पे भी रखना हो तो मैं रख सकती हूँ। तो वो मेरी क्या है? एक्चुअल विल है। कि जब मेरे को कभी ऐसा हो गया, एक ऐसा मोमेंट बन गया कि मुझे जनरल विल से हटके सोचना पड़ा, अपने बारे में सोचना पड़ा पहले, तो वो एक्चुअल विल है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम का एग्जाम्पल बेस्ट होता है कि जब मेरा जेआरएफ का खुद का एग्जाम पास आ रहा होता है, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना कम कर देती हूँ या छोड़ देती हूँ, क्योंकि मुझे उस सिचुएशन में पहले अपने बारे में सोचना है कि भाई मैं अगर वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट करूंगी तो मैं खुद का नहीं पढ़ पाऊंगी। तो ये मेरी हो गई एक्चुअल विल। ठीक है, व्हेन इंडिविजुअल वांट्स टू जंप,
तो बेसिकली रेड लाइट वाला एग्जांपल दे रखा है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एग्जांपल नहीं पढ़ना है। देन लेकिन यहाँ पे लिखा है कि हर कोई अगर अपनी एक्चुअल विल के अकॉर्डिंग काम करना करना शुरू कर देगा, तो आपस में जो लोगों के इंटरेस्ट है वो आपस में क्लैश होने लगेंगे, क्योंकि एवरीबडी विल बी एक्टिंग इन मोमेंट्री सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि हर कोई अपने इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। आप भी, मैं भी, ठीक है, मेरा एग्जाम आया तो मैंने अपने बारे में सोचा, आपका एग्जाम था तो आपने अपने दोस्त की हेल्प करना छोड़ दिया। तब ऐसे हर कोई अपनी मोमेंट्री सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचेगा, कभी ना कभी हर किसी की लाइफ में ऐसा मोमेंट आएगा। तो इससे तो कॉमन इंटरेस्ट वॉयलेट होगा ना, इससे तो जनरल जो विल है आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लो कि आपको बहुत जल्दी थी, आपके पापा हॉस्पिटल में थे या कोई हॉस्पिटल में था और आपको बहुत जल्दी जाना था, तो आपने क्या किया, आपने आपने कार रोकी नहीं, ठीक है, आपने रेड लाइट क्रॉस कर दी, और उस रेड लाइट के क्रॉस करने के चक्कर में, क्योंकि रेड लाइट थी, सामने से इंसान आ रहा था, तो वो तो उसको तो पता है भाई रेड लाइट है, मैं तो क्रॉस कर सकता हूँ, उसको क्या पता था एकदम से कार आ जाएगी, रेड लाइट को तोड़ देगी और मेरे को एक्सीडेंट कर देगी। तो आपने अपने मोमेंट्री इंटरेस्ट के लिए, क्योंकि आपको जल्दी पहुंचना था, तो आपने क्या किया, या आपका कोई इंटरव्यू था, तो आपने दूसरे का एक्सीडेंट कर दिया उस जल्दी जल्दी में, तो बेचारे का कॉमन इंटरेस्ट हार्म हुआ। लेकिन हमने अपने उस मूवमेंट में हमने अपने बारे में सोचा, चाहे आप एक बहुत अच्छे इंसान हो और आप सबकी मदद करते हो अपने नॉर्मल सिचुएशन में, लेकिन उस दिन आपको कहीं जल्दी जाना था, तो आपने रेड लाइट पार कर दिया। आप कभी रेड लाइट पार नहीं करते, लेकिन उस दिन आपने रेड लाइट पार कर दिया और उस चक्कर में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने जनरल विल को हार्म कर दिया। लेकिन यही हम एक्चुअल विल को ना सोच के अगर हम रियल विल के बारे में सोचते, ठीक है, उस टाइम पे, तो हो सकता है कि जो एक्सीडेंट है वो ना होता, ठीक है। मैंने आपको रियल विल भी अभी बताया था, ठीक है। रियल विल वो विल होती है, मतलब जनरल विल का ही पार्ट होती है, जो हायर सेल्फ का पार्ट होती है। अभी आगे एक टेबल आएगा जो मैं ऑलरेडी आपको अपने ओपिगावा 1.0 की जो सीरीज है उसमें पढ़ा चुकी हूँ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। बहुत अच्छा टेबल है, टेबल तो मैं अभी दिखा दूंगी। ये आपका टेबल है जहाँ पे इंडिविजुअल विल होती है, फिर कम्युनिटी की विल होती है। इंडिविजुअल विल जो है पर्टिकुलर विल होती है, कम्युनिटी विल जनरल विल होती है। इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ जहाँ पे आपको पूरा दिख जाए, एक सेकेंड। फिर यहाँ पे आपका एक्चुअल विल होता है, एक रियल विल होता है। एक्चुअल विल का आपका सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, रियल विल आपका जो ऐसा विल जो सबके बारे में सोचे। तो एक्चुअल विल है क्योंकि आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, तो मतलब लोअर सेल्फ हो, मतलब निचले हो। लेकिन अगर आप सबके बारे में सोच रहे हो तो आप अच्छे इंसान हो, बड़े इंसान हो, तो हायर सेल्फ। फिर ये ट्रांसिएंट होता है, ये स्टेबल होता है, ठीक है। और जो आपकी एक्चुअल विल है, हर इंडिविजुअल की जो एक्चुअल विल है अलग अलग होती है, लेकिन जो रियल विल है वो सबकी सेम होती है, क्योंकि वो एज अ कम्युनिटी सबके बारे में सोच रहे होते हैं। और यही जब हम सबके कम्युनिटी के जो हम सबके बारे में जब हम सोचते हैं, अपने बारे में ना सोच के, तो यही जो रियल विल है वो आगे चल के जनरल विल का पार्ट बन जाती है और ये कम्युनिटी का पार्ट बन जाती है। तो ये पूरा सर्कल होता है, और यही आपका पॉपुलर सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट भी है, जो रूसो ने जनरल विल के माध्यम से समझाया है। अब जो मैंने टेबल बताया, इसी टेबल में जो मतलब मैंने चार्ट दिखाया, ये सारी बातें यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखी हुई हैं। फिर ये आपका कंक्लूजन की कंक्लूजन की अगर हम बात करें, तो रूसो जो है पॉपुलर सॉवरेनिटी के दो कारण बताते हैं। एक ऐसी सॉवरेनिटी जो लोगों की इच्छा से हो, ठीक है, जो लोगों की इच्छा में बेस्ड हो। एक ऐसी सॉवरेनिटी जो कॉमन गुड और पब्लिक गुड के बारे में सोचे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ सॉवरेनिटी के बारे में ये दो तरीके के दो रीजन दिए हैं, दो तर्क दिए हैं रूसो ने के लिए। एक सेकेंड। तो जो पहला कारण है सॉवरेनिटी का, पॉपुलर सॉवरेनिटी का जो रीज़न है, तर्क है कि जो सॉवरेनिटी है वो विल में फाउंडेड होती है, तो यही राइट है, ठीक है। हमारा अधिकार है कि ठीक है हम अपनी इच्छा से जी सकते हैं, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो इच्छा है वो दूसरों के भी काम आए, तो वो हमारी क्या है, ड्यूटी है। तो राइट और ड्यूटी में ये बहुत अच्छी और बहुत सुंदर लाइन यहाँ लिखी हुई है, जो आप कभी भी अपने आंसर में कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हो, अगर आप ये वीडियो आंसर राइटिंग के लिए देख रहे हो। और जब डेमोक्रेसी की बात आती है, तो डेमोक्रेसी में यही दोनों की ज़रूरत है, राइट की भी ज़रूरत है तो ड्यूटी की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो डेमोक्रेसी जो है इन दोनों रीजन से मिलके बनता है, सिंथेसिस होता है इसका। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे थिंकर्स जो है इनके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, रियल लाइफ में ये होता नहीं है। इससे कभी कभी एब्सोल्यूटिज्म और टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है। कभी कभी जो सॉवरेन है अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर पाते और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड नहीं कर पाते, वो डिक्टेटर बन जाते हैं, ठीक है, सबको तोड़ फोड़ करने जैसे लग जाते हैं, ठीक है। तो वही सारी बातें हैं कि डेमोक्रेसी में अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, कि आप अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हो। जैसे अरिस्टोटल ने वार्न किया था कि जो पावर है और वर्च्यू है कभी भी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, पावर जो है आपको करप्ट कर देती है। ये सब चीज़ें हैं, और ये सब आप मतलब नॉर्मल बातें हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। बस ये लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, कि रूसो की जो फिलॉसफी है उसको हमें कॉशियसली सोचना चाहिए, राइट एंड रॉन्ग का मतलब हमें समझ आना चाहिए, विल और रीज़न के बीच में क्या डिफरेंस है। आपकी इच्छा आपसे कुछ भी करवा सकती है, लेकिन क्या वो इच्छा जो है उसमें रीज़न है क्या, वो तर्क है क्या उस रीज़न
विल में, ठीक है, क्या उस जो इच्छा है उसमें क्या वो लॉजिक है क्या उस इच्छा में, तो ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ठीक है, क्या अब आपको पता है क्या कि राइट क्या रॉन्ग क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मैंने आपको मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा है, और ऐसा नहीं है कि कुछ कुछ लाइन मैंने छोड़ दी तो नहीं पढ़ाई, वो भी पढ़ाई है, बस उसको अलग तरीके से मैंने साथ साथ समझा दिया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया ख़त्म। सो अगले उसमें हम 8th यूनिट यानी कि प्लूरल्स थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून, बाय बाय।